गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार कल देख लेते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। एक टॉपिक पढ़ा था हमने, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे उसकी एमटी हमने देखी थी। एमपीएस प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेकुलेशन एंड स्प्रेडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। एम फॉर मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। पी फॉर प्राइसिंग, पी फॉर प्राइसिंग। एस फॉर safety of transaction. MPS provide scope for speculation as it is heading है. Next है spreading equity cult, and the last one is economic growth, contributes to economic growth. ये इसके फंक्शन हमने देखे थे बच्चों। फिर एक टॉपिक पढ़ा था हमने, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। इट इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द ब्रोकर और सब ब्रोकर। देन उसके बाद ओपन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद क्या होगा? हाँ जी, प्लेसिंग द ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा? एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? फाइनली सेटलमेंट होगा। ये सब कुछ देखने के बाद बच्चों, एडवांटेज देखे थे हमने किसके? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करने के क्या फायदे हैं? एक तो ट्रांसपेरेंसी आती है, दूसरा इससे एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है, तीसरा इससे ऑपरेशन की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और इससे लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर में बोलना चाहिए, इनफैक्ट मेरे को, लार्ज नंबर में लोग क्या कर सकते हैं? एक साथ डील कर सकते हैं। तो ये उसके फायदे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करने के। अब आज एक नया टॉपिक है बच्चों, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट या डीमैट अकाउंट। चर्चा तो इसकी कल भी हुई थी कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और कौन इसे रखता है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम सिक्योरिटीज को रखते हैं, और ये कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी। कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी। अब भारत के अंदर 2 डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। देखते हैं। इट रेफर्स टू दैट अकाउंट, ये वो अकाउंट होता है विच इज ओपन्ड बाय द इन्वेस्टर, जिसे कौन खुलवाता है? इन्वेस्टर खुलवाता है विद डिपॉजिटरी। लेकिन किसके पास खुलवाता है? डिपॉजिटरी के पास। ठीक है ना? टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, ताकि वो क्या कर सके? लिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सके, और वो भी किस में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। 4 बातें आपको पता होनी चाहिए डीमैट अकाउंट के बारे में। तो डीमैट अकाउंट पता पड़ जाएगा आपको क्या होता है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो इन्वेस्टर खुलवाता है। किसके पास खुलवाता है? डिपॉजिटरी के पास खुलवाता है। क्या करने के लिए खुलवाता है? लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करने के लिए, ट्रेड करने के लिए खुलवाता है, और किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब इसके फायदे क्या होते हैं? एडवांटेज ऑफ डीमैट अकाउंट, बड़े सारे फायदे। जो फिजिकल फॉर्म में प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को इसने क्या किया है? ओवरकम किया है, और वही उसके क्या बन गए? फिर फायदे बन गए। जो उधर प्रॉब्लम थी फिजिकल फॉर्म में, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वही इसके क्या है? फायदे है डीमैट अकाउंट के। पहला फायदा क्या है? एग्जेम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। होता क्या था कि पहले जब आपको शेयर परचेज करने होते थे, तो जो शेयर के सर्टिफिकेट होते हैं, वो बेसिकली जो सारा मैटर जो प्रिंटेड होता था, वो किसके ऊपर प्रिंट होता था बच्चों? स्टैम्प पेपर के ऊपर। किसके ऊपर? स्टैम्प पेपर के ऊपर। अब वो स्टैम्प पेपर फ्री में तो मिलते नहीं, उसके लिए तो क्या देनी पड़ती है? स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? स्टैम्प ड्यूटी। अब वो जो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी, अभी वो देने की जरूरत नहीं है। अभी कोई आपको स्टैम्प पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, कि जो आपको शेयर्स मिलेंगे वो स्टैम्प पेपर पे जो रहते हैं, सारा मटेरियल जो प्रिंटेड रहता है वो है, उस फॉर्म में मिलेगा ना। अब तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली शेयर्स क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो आपको छुटकारा मिल गया किससे? स्टैम्प ड्यूटी से। पहला पॉइंट ये बोल रहा है। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। वो सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई? खत्म हो गई। जो पहले फिजिकल, जब हम क्या करते थे? डील करते थे फिजिकली शेयर्स में, तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स लगती थी,
वो प्रॉब्लम्स क्या हो गई, खत्म हो गई। कौन कौन सी प्रॉब्लम लगती थी, जैसे लॉस इन ट्रांजिट, हम शेयर सर्टिफिकेट उधर से लेके आ रहे हैं, रास्ते में खो गए, अब बताओ खोने का कोई डर है क्या? अब तो सीधा खाते में आते हैं ना, इसका कोई चांस ही नहीं है कि मेरे खाते में आने चाहिए थे, किसी दूसरे के में चले जाएंगे, नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग या डीलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है थेफ्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। किसकी प्रॉब्लम नहीं होगी? चोरी हो जाते थे पहले शेयर सर्टिफिकेट, अब वो शेयर सर्टिफिकेट चोरी नहीं होंगे, क्योंकि है ही नहीं, फिजिकल फॉर्म में तो है ही नहीं, चोरी किसे करेगा भाई? वो तो जस्ट एक फीलिंग है, क्या है कि मेरे खाते में क्या है, एक एंट्री है, मेरे खाते में इतने शेयर्स पड़े हुए, कैसे चुराएगा? चुरा ही नहीं सकता। अच्छा, जो शेयर सर्टिफिकेट को डिलीवर करने में जो देरी होती थी पहले, अब वो देरी नहीं होती। T+1 सिस्टम मार्केट में प्रेजेंटली चलता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो ही जाता है सेटलमेंट। आपकी बुक में T+2 लिखा है, आप एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग लिख के आएंगे, ठीक है ना। चाहे तो अगर T+1 ऐसे लिख करके कि प्रैक्टिकली आज के टाइम पे T+1 चलता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी लिख के आ सकते हो आप। म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन क्या होता है? म्यूटिलेशन समझता है आपको? अब जैसे ये हुआ, म्यूटिलेशन समझाता हूँ आपको। माने आप एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आप एग्जाम दे रहे थे, कोई तो एक बच्चा पर्ची लेके गया, एग्जामिनर ने देख लिया कि पर्ची ले रहा है, खा गया। पर्ची ले रहा था ना, खा गया, चबा के, और वाटर बोतल खोली और पी गया पानी, 2-3 घूंट। हाँ जी, म्यूटिलेट कर दिया उसने। क्या कर दिया? मतलब जो उसके पास जो पेपर है या जो डॉक्यूमेंट है, उन्हें तहस नहस करना, उसे बोलते हैं म्यूटिलेशन। क्या बोलते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो इसका एक तरीका था। उसके पास और मान लिया फाड़ था, तो पता पड़ता ना कि हाँ था तेरे पास कुछ तो पेपर था। अब उनने उनने ऐसे इसे म्यूटिलेट करा कि सबूत ही मिटा दिए, है ना, चबा गया, कह रहे वो सर भूख लग रही थी, ये तो कुछ लेके आया था। हाँ जी, म्यूटिलेशन। तो पहले ना मान लिया क्या हुआ, शेयर सर्टिफिकेट क्या हो जाते थे, म्यूटिलेट हो जाते थे। क्या हो जाते थे? म्यूटिलेट हो जाते थे। अब उसका कोई चांस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को बताओ, हाँ, तोड़ लो, मरोड़ लो, कुछ भी कर लो, कोई पॉसिबल ही नहीं है, कुछ पॉसिबिलिटी कहीं से कहीं तक है ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के आने से डीमैट, मतलब जो डीमैट में हम क्या करते हैं, डील करते हैं शेयर्स, उसके फायदे ये है कि एक तो स्टैंप ड्यूटी से बच जाते हो, और दूसरा जो प्रॉब्लम फिजिकल शेयर्स को डील करने में होती थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं होती है, वो प्रॉब्लम इसने बताई। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड लॉट इज अबॉलिश्ड। पहले क्या होता था बच्चों, जब भी आप शेयर्स परचेज करते थे ना, देखो प्राइमरी मार्केट में तो आज भी कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको एक लॉट में खरीदने होते हैं शेयर्स। किस में खरीदने होते हैं? लॉट में। वो फिक्स रहता है कि इतने रुपए का लॉट है, उसमें इतने शेयर्स आएंगे, तो ऐसे और नो। लेकिन 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 जो अभी करंट की अगर मैं बात करूं, तो करंट की सिचुएशन में जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट, उसमें कोई लॉट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप चाहे तो कम से कम एक यूनिट आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। वो बात देखो, जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड में बताया, म्यूचुअल फंड में तो पॉइंटों में भी यूनिट खरीदी जा सकती है, लेकिन शेयर्स को पॉइंट्स में नहीं खरीदा जाता, कम से कम एक तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये थी, जब फिजिकल फॉर्म में हम क्या करते थे, डील करते थे, तो फिजिकल फॉर्म में भी सेकेंडरी मार्केट में क्या होते थे, लॉट होते थे, कि आपको इतने शेयर्स एक बंच में, वन गो में क्या करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। आजकल वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आपके पास एक ही, कम से कम एक शेयर का पैसा तो होना चाहिए, तो आप उसे क्या कर सकते हो, एक शेयर को ही परचेज कर सकते हो। तो ओड लॉट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड लिक्विडिटी थ्रू स्पीडी सेटलमेंट। अब यार तुम खुद ही बताओ, तुम्हें कोई काम, लेट सपोज बच्चे लोगों में आपको आधार का वो देता हूँ एग्जांपल, अपन लोगों को आधार क्या कराना है, चेंज कराना है ना। गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम ऑनलाइन किए, और गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट भी है, कर दो यार, इसे भी कर दो, ये जो आधार अपडेट कराने का काम है ये भी ऑनलाइन कर दो। मतलब थोड़ी चीजें करी, वो कुछ चीजें होती है ऑनलाइन, अब अगर आपको अपडेट करानी है, हाँ, नॉर्मली तो वहीं पे जाना होता है आपको, वो करते हैं। तो इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। एक तो जैसे करप्शन बहुत ज्यादा है, माने उन्होंने प्राइस फिक्स किए हुए 50 रुपए, तो लेते 200 रुपए, एक बात। दूसरी बात, वो सुबह में जाओ
तो शाम में बुलाएंगे, शाम में जाओ तो कल आना, मतलब 3-4 दिन तो ऐसे ही घुमा देंगे। फिर बोलेंगे कि जी यहाँ से लिखवा के लाओ, वहां से लिखवा के लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, और ऐसे करके मतलब 1 हफ्ता लगा देते हैं। चक्कर काटे जाए इंसान, करप्शन तो हो ही गया। तो जब फिजिकल अच्छा कुछ नहीं हुआ तो ये वाला डॉक्यूमेंट रह गया, अब ये लेके आओ, तो ऐसे ही रहता है। तो फिजिकल जब हम क्या करते हैं, फिजिकली वो आधार सही कराते हैं। मैं आपको एक बेस एग्जांपल बता रहा हूँ, उसकी हेल्प से समझाता हूँ। जब हम फिजिकली सही कराते हैं तो उसमें टाइम लगता है, क्या लगता है? लेकिन अगर ये गवर्नमेंट इस प्रोसेस को क्या कर दे, ऑनलाइन कर दे, बायोमेट्रिक वगैरह सब लगवाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी वो आती है बायोमेट्रिक की, वो मशीन आती है 500,000 रुपए की, कोई लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो अब तो वैसे भी सारे फोन में और लैपटॉप में फिंगरप्रिंट आता ही है, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो अभी अगर वो से ऑनलाइन कर देते तो इंसान को कभी भी जब चाहे ऑनलाइन अपने घर बैठे क्या कर सकता है, वो अपडेट कर सकता है। अब गवर्नमेंट बोलेगी यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, तो भाई वैसे भी तो सारी चीजें चली रही है ना ओटीपी के थ्रू, तुम डबल ओटीपी डबल वेरिफिकेशन लगा दो। ठीक है ना, ओटीपी तो जब भी आता है वैसे भी आता है, ओटीपी तो कभी भी आता है तभी भी देना पड़ता है। तो अब क्या है कि अगर ऑनलाइन हो जाए वो, तो जो काम 1 हफ्ते में हो रहा था, वो काम अगले किस में हो सकता है? नहीं, अगले 5-10 मिनट में हो जाएगा वो। समझ में आ रही बात? अब जैसे मैं बताऊं आपको, पिछले पिछले 3-4-5 साल, 5 एक साल पहले लगभग लगभग मेरे को डीएल बनवाना था, और मतलब उसके लिए कई दिन तक तो चक्कर काटे, फिर जब टाइम था नहीं तो किसी तो ब्रोकर को पकड़ा, है ना। उसके बाद भी क्या नहीं हुआ, वो कि जी ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो 100 बातें हैं। अभी जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सारी जितना भी पूरा डिपार्टमेंट था इसे क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। मैं कह रहा हूँ तुम अभी चालू करो, अगले 10 मिनट में लर्निंग लाइसेंस तुम्हारे हाथ में होगा। अगले 10 मिनट में लर्निंग लाइसेंस तुम्हारे हाथ में होगा। फाइनल की नहीं बता रहा हूँ मैं, फाइनल में तो अभी मतलब फाइनल में भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल में क्या है कि तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार उधर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, आरटीओ में जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं लर्निंग की बात, लर्निंग के लिए पहले बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी डीएल बनवाने के लिए। अगले 10 मिनट में आप क्या करो, आपको वो अप्लाई करना है, और क्या करना है, हाँ 300 साढ़े 300 की फीस है, और क्या देना है, एग्जाम देना है आपको, बात खत्म, दैट्स ऑल। है ना, 15 क्वेश्चन आई थिंक होते हैं उनमें से, हाँ 7 8 9 ऐसे हो जाते हैं, वो तो अपने आप ही बंद हो जाता है, बन गया लाइसेंस, बात खत्म। कितना जल्दी हुआ काम। कहने का मतलब है यहाँ पे स्पीड आ गई, क्या आ गई, यही पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है। कह रहा है इंक्रीज्ड लिक्विडिटी थ्रू स्पीडी सेटलमेंट, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में जब हम डील करते हैं, डीमैट अकाउंट से हम क्या करते हैं, शेयर्स में डील करते हैं, तो इससे स्पीडी सेटलमेंट होता है। क्या होता है, फिजिकल में तो टाइम लगता था, इधर तो T+2 लेके आया, T+2 को भी T+1 कर दिया, अब उसे भी T+1 को भी खाली टी कर रहे हैं। समझा क्या आपको? तो स्पीडी सेटलमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, जब जितना ज्यादा स्पीडली क्या होगा, सेटलमेंट होगा, तो लिक्विडिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, माने शेयर्स कैश में उतनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये वाला पॉइंट आ गया। वंस अगेन स्टैम्प ड्यूटी से छुटकारा मिल गया। जो प्रॉब्लम फिजिकल फॉर्म में होती थी वो डीमैट फॉर्म में नहीं होती, जैसे कि लॉस इन ट्रांजिट हो गया, थेफ्ट हो गया, डिले हो गया, म्यूटिलेशन हो गया, वगैरह वगैरह। किसी ने तुम्हारे को कोअर्जन से तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट छीन लिए, मान लिया, पहले गन पॉइंट पे, कोअर्जन बोलते हैं उसे, धमकी को बोलते हैं कोअर्जन, COERSION, आई थिंक COER, एक सेकंड लिख देता हूँ, ये होता है कोअर्जन। देख लेता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। सी है ये, एस नहीं है, कुछ भी। कोर्जन का मतलब होता है धमकी। माने तुम जा रहे थे और गन पॉइंट पे किसी ने बोला, अच्छा ये 1 लाख रुपए ले रहे हो, जल्दी से इधर रख दो, ठीक है ना, कोर्जन, ठीक है ना। तो ऐसे भी होता था। आगे बच्चों एक और इसमें कॉन्सेप्ट समझा मैंने आपको, ओड लोड का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, लिक्विडिटी क्या हो गई, बढ़ गई। नेक्स्ट है रिडक्शन इन पेपर वर्क, कह रहे कि पेपर वर्क क्या हो गया, कम हो गया। अब पेपर का तो कुछ काम है ही नहीं। अब देखो इतनी ट्रेडिंग होती है दिन भर में,
और जितनी बार ट्रेडिंग होती, माने अगर फिजिकल फॉर्म में हो रहा था तो उतनी बार उतना पेपर का क्या होता है, यूज होता। यस और नो, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है तो शेयर सर्टिफिकेट तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अभी पेपर वर्क का कोई काम, सारा पेपर वर्क कम हो गया, ठीक है ना। जो शेयर सर्टिफिकेट में जो पेपर लगना था वो भी कम हो गया, और जो रिकॉर्ड मेंटेन करना था वो भी कम हो गया। नेक्स्ट है अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब पहले जब फिजिकल फॉर्म में डील करना होता था तो इधर कहाँ पे जाना होता था, दलाल स्ट्रीट में जाना होता था। कहाँ पे जाना होता था? तो अब कोई मान लिया फिरंगी को बेचारे को 5 शेयर खरीदने हैं, मतलब इज्जत के लिए बोल रहा हूँ, उसकी इज्जत बची रहे इसलिए 5 शेयर बोल रहा हूँ, वरना तो एक भी खरीदना हो सकता था उसे। माने उसे अगर 5 शेयर खरीदने हैं तो पहले इधर आएगा भारत में, ठीक है ना, फिर उसे शेयर को लेके जाएगा, फिर 5 दिन बाद लगा नहीं मेरे को तो ये 5 के 5 बेचने हैं, फिर यहाँ आएगा फिर बेचेगा, वो तो इसी काम में रहेगा बस। वो इस काम, क्योंकि इतना टेक्निकल, इतना ये लेंदी प्रोसीजर हो गया, तो वो खरीदेगा ही नहीं, भारत की कंपनी के शेयर खरीदेगा ही नहीं, इन्वेस्ट ही नहीं करेगा भारत में, तो भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। लेकिन आज तो बस वो क्लिक क्लिक करता है और आनंद उठाता है। हाँ बोलो ना, उधर से ही किसी भी खोपचे में से। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, कह रहे डीमैट फॉर्म में जब हम क्या करते हैं, डील करते हैं, तो कह रहे हैं उससे फॉरेन भी क्या होते हैं, जो फॉरेनर होते हैं वो भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, एंड प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इससे क्या प्रमोट हो रही है, हाँ हमारे यहाँ पे मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। बोलो 3 4 5 फायदे बताओ डीमैट अकाउंट में डील करने के। स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, जो प्रॉब्लम फिजिकल फॉर्म में होती थी वो प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ जी, जैसे कि थेफ्ट की प्रॉब्लम थी, डिले की प्रॉब्लम थी, म्यूटिलेशन की प्रॉब्लम थी, कोर्जन की प्रॉब्लम थी, और आपका ये पहला लॉस इन ट्रांजिट, मतलब लॉस इन ट्रांजिट ऐसे खो गए या किसी ने छीन लिए कोर्जन के उस पे बेस पे, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या हुआ, ओवर लोड का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, मार्केटेबिलिटी बढ़ी है, लिक्विडिटी बढ़ी है, पेपर वर्क क्या हुआ है, कम हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। अब सुनो, देखो कितना वाहियात टॉपिक है, प्रॉब्लम्स विद डीलिंग इन फिजिकल फॉर्म। रिपीट है, वो कह रहे हैं कि फिजिकल फॉर्म में डील करने में क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है यार, जो इसके फायदे हुए, जो प्रॉब्लम इनने सोल्व की वही उसमें क्या थी, प्रॉब्लम थी। उसका ऑपोजिट देखो, देखो डीलिंग्स ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म हैज बीन स्टॉप्ड ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम। फिजिकल फॉर्म में डीलिंग होना इसलिए बंद हुई बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम थी। वंस अगेन, थेफ्ट, चोरी हो जाते थे सर्टिफिकेट, डिले इन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में क्या होती थी, डिले, देरी होती थी, फेक और फोर्ज ट्रांसफर, फोर्ज मतलब जाली ट्रांसफर होते थे, फेक माने शेयर सर्टिफिकेट क्या कर लिए, फेक सर्टिफिकेट बना दिए, उसे वो दे दिए, अगला खुश हो रहा है। अब माने क्या हुआ, कहीं पे कूपन बट रहे हैं मान लिया, साला तुमने कूपन ही छाप दिए, बाद में बच्चे अपना हिसाब मिला रहे हैं, साला कूपन तो इतने छापे थे पैसा कमाया, पैसा कमाया, नहीं नहीं, आपस में बच्चों को, यार बच्चों को आपस में डाउट हो जाएगा, साले तू चोर है, तूने पैसा हटाया। हम अपन लोग तो सोचे तेरे साथ स्टार्टअप करेंगे, धंधा करेंगे, तूने तो पहले पैसे हटाए। हाँ जी, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोगों ने वो फेक छाप दिए, फेक कूपन छाप दिए, तो ऐसे ही अब जब बताओ यार, वो 10 20 रुपए की पिद्दी कूपन को नहीं छोड़ रहे लोग, तो शेयर सर्टिफिकेट को छोड़ेंगे क्या। हाँ, सही बात है भैया, बनाओ तुम सागर बनाओ, ठीक है ना, सागर समंदर सब बनाओ। तो फेक और फोर्ज ट्रांसफर, फेक और फोर्ज ट्रांसफर, जाली ट्रांसफर होता था, तो ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है पेपर वर्क, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता था पहले। नेक्स्ट है हाई स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी बहुत हाई होती थी, एंड लॉस इन ट्रांजिट, ठीक है ना, उसको ट्रांसमिशन में क्या हो जाते थे, शेयर सर्टिफिकेट हो सकते। अभी क्या है, मान लीजिए पोस्ट से आए, फिजिकल फॉर्म में पोस्ट से सर्टिफिकेट आए, अगले ने पानी चला दिया उधर, वो रेलवे पे तुम देखो कभी अनलोड होता है माल, कैसे फेंक फेंक के मारते हैं, उन्हें उधर वो सफाई कर रहा था रेलवे स्टेशन पे कर्मचारी, उन्हें उधर ही फेंक दिए सारे सर्टिफिकेट, उन पे उनने पानी चला दिया, हमारी तो लग गई, समझा क्या ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये और नो, मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दिया म्यूटिलेशन का, ऐसे ही उन्हें एक बंडल फेंक दिया, उस पे आके वो पटरी पे फेंक दिया, रेल आके चली गई और बस। हाँ जी, तो इस तरह की प्रॉब्लम भाई ऐसा टॉपिक है, एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो आ भी सकता है एक बार को कि डीमैट के फायदे बता दो,
ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कि फिजिकल फॉर्म में क्या प्रॉब्लम थी। बिल्कुल, ये तो बहुत फालतू का टॉपिक है, कचरा टॉपिक है। अब ये देखो, ईमानदारी से तो टॉपिक ये है, हु इज द डिपॉजिटरी। मैंने 2-3 बार शायद जिक्र किया कि जो डीमैट अकाउंट होता है वो उसे कौन मेंटेन करता है, डिपॉजिटरी। और उसके मैंने एग्जांपल भी बोले आपको, सीडीएसएल और एनएसडीएल, सीडीएसएल और एनएसडीएल। कभी पैन कार्ड पे देखना, मैंने कल भी बोला था आपको, पैन कार्ड जो ये सब इशू करता है वो कौन करता है, एनएसडीएल करता है। कौन करता है, एनएसडीएल। क्या चीज, हाँ बिल्कुल, वो टी पिन होता है, ट्रांजेक्शन पिन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो भारत के अंदर 2 ही ऑर्गेनाइजेशन है नमन भैया, वो फिर वो कौन थे, वो तुमने बताए थे शुरू में, वो एनएससी और बीएससी। बेटा वो स्टॉक एक्सचेंज है। वो कौन है, स्टॉक एक्सचेंज है। उन पे डीलिंग होती है, उन पे डीलिंग होती है, उन पे शेयर्स लिस्ट होते हैं। वो मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। तो फिर ये एनएसडीएल और सीडीएसएल कौन है, डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी कौन, जो डीमैट अकाउंट, अरे जैसे बैंक होता है ना, बैंक, बैंक आपका सेविंग खाता, करंट खाता, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये मेंटेन करता है। ये बैंक के पैरेलल है, समझ रहे हो, डिपॉजिटरी बैंक के पैरेलल है। जैसे बैंक आपके अकाउंट मेंटेन करता है, ऐसे ही डिपॉजिटरी आपके डीमैट अकाउंट मेंटेन करता है, डीमैट अकाउंट मेंटेन करता है। अच्छा, ये डीमैट अकाउंट खुलवाते किसकी हेल्प से, फिर वो कौन होता है बेटा, वो डीपी होता है। वो कौन होता है, डीपी। डीपी बोले तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये ब्रोकर होता है। कौन होता है, जैसे आप स्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, शेयर खान, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे लोग। समझा क्या आपको, बात समझ में आती तो पढ़ाऊं क्या। देखो, अ डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन। डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था होती है, ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट होल्ड्स द सिक्योरिटीज, जो क्या होल्ड करके रखता है, सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा ऑफ इन्वेस्टर। किसकी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है, इन्वेस्टर की सिक्योरिटी को होल्ड करके रखता है। किस फॉर्म में रखता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। किसकी रिक्वेस्ट पे, अरे वो कोई ना खोलने आएगा तुम्हारा खाता, तुम खुलवाने जाओगे उसके पास कि खोल हमारा खाता, हाँ बोलो ना, डीमैट अकाउंट। समझा क्या, थ्रू द रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और ये काम तुम किसके थ्रू करते हो, जो रिक्वेस्ट करते हो तुम क्या डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, वो किसके थ्रू करते हो, जो रजिस्टर्ड हमारा कौन होता है, डीपी होता है। डीपी बोले तो ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टेक्निकली बोलेंगे, आम भाषा में उसे क्या बोलेंगे, ब्रोकर, एजेंट बोल सकते हो। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो लिंक क्रिएट करता है डिपॉजिटरी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में, वो कौन, डीपी। हाँ बोलो ना, अरे तुम हमारी प्रोफाइल में हमारी डीपी के थ्रू ही तो आते हो, बात खत्म, ठीक है ना। एक तुम हो, एक हम है, तुम हमारी प्रोफाइल में हमारी डीपी के थ्रू आते हो, तो बस डीपी वही है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मतलब ऐसे में तो समझाने के लिए फालतू बोल रहा हूँ, फालतू के एग्जांपल है ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है ना। वंस अगेन, डिपॉजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो सिक्योरिटीज होल्ड करके रखता है। जैसे कि सिक्योरिटीज कौन कौन, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, या और भी कोई भी सिक्योरिटी, ठीक है ना। ये सिक्योरिटी होती किसकी है, इन्वेस्टर की होती है। किस फॉर्म में रखता है, फिजिकली रखता है क्या ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे रखे बेटा, डीमैट अकाउंट में रखता है। माने तुम ये बोलो सीधा सीधा, डिपॉजिटरी क्या करता है, डीमैट अकाउंट को मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये किसकी रिक्वेस्ट पे होता है सारा काम, अपनी मर्जी से करता है वो, इन्वेस्ट हम जाएंगे कि भैया हमारी सिक्योरिटीज रखो, पहले डीमैट खुलवाएंगे हम, तो वो चीज है। और जो डीमैट खुलवाते हैं वो किसके थ्रू खुलवाते हैं हम, रजिस्टर्ड डीपी के थ्रू, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है, जो सेबी रजिस्टर्ड होता है। बात समझ में आई। एट प्रेजेंट देयर आर 2 डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। एनएस, अगर उसकी बात करें हम, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो स्टॉक एक्सचेंज जरूरी नहीं है कि 2 ही है, वो 2 से ज्यादा है। मैंने आपको बताया था भारत में 22 से ज्यादा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन डीलिंग 2 पे होती है मेनली, बाकी का तो आपको पता भी नहीं होगा। एनएससी और बीएससी पे मेनली क्या होती है, डीलिंग होती है। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन की, तो भारत के अंदर बस केवल और केवल कितने ही इंस्टीट्यूशन है, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है, 2 है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। नाम तो सुना ही होगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड द सीडीएसएल इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड।
ठीक है ना। वंस अगेन NSDL कौन बच्चों? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL। ठीक है ना। तो दो क्या हो गए आपके डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये तो वो डिपॉजिटरी कौन होता है, और मैंने आपको डीपी भी बता दिया डीपी कौन होता है। बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है बच्चों व्हाट इज डिपॉजिटरी सर्विस। डिपॉजिटरी सर्विस क्या होती है? अच्छा एक रह गया क्या, ये देख लो एक बार। हाँ ये उसके लिए हो सकता है बच्चों, MCQ के लिए सही रह सकता है, क्योंकि लिमिट वाला पॉइंट है तो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। वो कह रहे हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहता है, डिपॉजिटरी बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? और रिक्वायरमेंट जो है वो तो है। वो क्या बोल रहा है कि अगर आप डिपॉजिटरी बनना चाहते हो तो कम से कम सेबी ने क्या बोला है? सेबी ने बोला है कि आपकी जो नेटवर्थ है, क्या है? नेटवर्थ। नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए आपकी? 100 करोड़ की होनी चाहिए। कितने की होनी चाहिए? कम से कम। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, बाकी जो रिक्वायरमेंट है सेबी की वो अलग रहेगी, लेकिन ये एक नंबर वाली रिक्वायरमेंट है कि आपकी ना क्या है कि जो नेटवर्थ है आपकी वो 100 करोड़ की होनी चाहिए। माने तुम सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो लेकिन तुम्हारी नेटवर्थ 100 करोड़ की नहीं है कम से कम, तो फिर तुम क्या नहीं बन सकते? डिपॉजिटरी नहीं बन सकते। डिपॉजिटरी जब भी बना जा सकता है जब कम से कम आपकी नेटवर्थ कितनी होगी? 100 करोड़। 100 करोड़ से ऊपर है तो चलेगी। हाँ चलेगी। वो बोल ना मिनिमम नेटवर्थ, मिनिमम सेबी ने बोला कि मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए आपकी? हाँ 100 करोड़ होनी चाहिए। बात समझ में आती है? चलो अब है, ये तो डिपॉजिटरी पढ़ लिया हमने, लगे हाथ में आपको डीपी भी बता दिया। हालांकि डीपी रिपीट भी होगा, डिपॉजिटरी भी रिपीट होगा, लेकिन अभी सवाल ये है व्हाट इज डिपॉजिटरी सर्विस। डिपॉजिटरी सर्विस क्या होती है? मतलब ये डिपॉजिटरी क्या काम करता है, ये कैसे फंक्शन करता है, ये क्या मतलब क्या इसकी बेसिकली इसका फंक्शन, इसका वर्किंग क्या रहती है। एक्सप्लेन द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस सर्विस। एक तो ये बताओ ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, कैसे ये सर्विस ऑपरेट होती है डिपॉजिटरी की, और इसके पार्टिसिपेंट बताओ। पार्टिसिपेंट मतलब प्लेयर्स, माने डिपॉजिटरी सर्विस में कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो एक तो डिपॉजिटरी होगा, एक कौन होगा? डीपी होगा। कौन होगा? और एक इन्वेस्टर होगा। कौन होगा? इन्वेस्टर। चलो देखेंगे वन बाय वन करके देखेंगे, फिलहाल तो देखते हैं डिपॉजिटरी सर्विस क्या होती है। इट रेफर्स टू दैट सर्विस, ये वो सर्विस होती है डिपॉजिटरी सर्विस थ्रू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन शेयर्स टेक्स प्लेस। इट रेफर्स टू दैट सर्विस थ्रू, ये दानी है विच है, इट रेफर्स टू दैट सर्विस, ये वो सर्विस होती है थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन शेयर्स टेक्स प्लेस, जिस सर्विस के थ्रू जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स की जो ओनरशिप होती है वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है। अरे देखो डीमेट अकाउंट में शेयर्स है, अब मैं खरीदूंगा भी बेचूंगा भी, ऐसे ही आप खरीदोगे भी और बेचोगे भी। अब जब खाता कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी मेंटेन करता है। हम खाता किसके पास खोले? डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास। तो उसमें से शेयर अगर मैंने बेचे तो निकल जाने चाहिए, जिसको बेचे यानी जिसने खरीदे उसके खाते में आ जाने चाहिए। ये सब काम कौन करेगा? डिपॉजिटरी करेगा भाई। ओनरशिप है यार, हद हो गई। मतलब तुम बैंक में खाता खुलवाते हो, तुमने किसी पार्टी को पेमेंट किया, तो उस पार्टी के खाते में पैसे जाने चाहिए, तुम्हारे में से डेबिट होने चाहिए, उसके में क्रेडिट होने चाहिए। ये काम किसका है? कौन करेगा? ये काम बैंक करेगा। तो जब हमने खाता, डीमेट खाता किसके पास खुलवाया? डिपॉजिटरी के पास। तो मेरे खाते में से शेयर निकलने चाहिए, दूसरे के में जाने चाहिए। माने मेरे पास से ओनरशिप अगर मैंने बेचे है तो मेरे पास से ओनरशिप अगले के पास क्या होनी चाहिए? ट्रांसफर होनी चाहिए। ये काम किसका है? डिपॉजिटरी का। इसे क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी सर्विस बोलते हैं। डिपॉजिटरी सर्विस क्या होती है? इट रेफर्स टू द सर्विस थ्रू विच, ये वो सर्विस होती है जिसके थ्रू जो शेयर्स होते हैं उनकी ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है थ्रू बुक एंट्री। किसके थ्रू? बुक एंट्री का मतलब होता है ई फॉर्म में। किस फॉर्म में? ई फॉर्म में, इन ई फॉर्म, विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ शेयर्स। अब ऐसे डिपॉजिटरी वाले तुम्हारे घर पे नहीं आते, माने तुमने शेयर परचेज किए, लो भाई साहब आपके एरिया सर्टिफिकेट, हम उनसे लाके अपने जिनके पास थे ये, तुमने खरीदे, आपने खरीदे तो हमने आपको दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता। ये सारा कार्यक्रम किसके थ्रू होता है? बुक एंट्री के थ्रू। आई जस्ट फीलिंग आती है, क्या आती है? अब वो एक, अगर लेट सपोज जैसे आपने वो ट्रू कॉलर अगर डाउनलोड करके रखा हो, जब पैसा खाते में क्रेडिट होता है तो वो अजीब सी बीप बजती है, वो दिल सा खुश हो जाता है वो। पैसे आते हैं कि नहीं आते, तो वो बीप आती है ना उसमें,
ट्रू कॉलर जो अगर आपने डाउनलोड करके रखा है तो वो जस्ट एक फीलिंग, जैसे ही तुम्हारे वो उधर क्या हुआ, वो नोटिफिकेशन आया, तुम्हें लगा भाई कहीं से तो पैसे आए हैं, है ना, कहीं से तो पैसे आए हैं, तो वो जस्ट एक क्या है, बुक एंट्री है, क्या है, तुम्हारे हाथ में आए पैसे, तुमने गिने पैसे नहीं, बुक एंट्री तो है वो, एक ई फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वही कह रहा है। वंस अगेन पढ़ लो इसे बच्चों। डिपॉजिटरी सर्विस वे सर्विस होती है जिन सर्विसेज के थ्रू शेयर्स की ओनरशिप को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जा सकता है बाय मींस ऑफ बुक एंट्री। किसकी हेल्प से, बुक एंट्री की हेल्प से, विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ शेयर्स, फिजिकली शेयर्स मूव नहीं होते। ये सब कार्यक्रम ना होने के बावजूद भी होने का एहसास, ना होने के बावजूद भी होने का एहसास डिपॉजिटरी करवाता है। किसके थ्रू, डिपॉजिटरी सर्विस के थ्रू। क्या प्रोवाइड करा करके, डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करा। ये हुई डिपॉजिटरी सर्विस। अब इसके पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, पार्टिसिपेंट्स इन डिपॉजिटरी सर्विस। देखो तीन पार्टी तो मैंने आपको बताई थी, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टर। एक और होते हैं बच्चे, कौन, इशूइंग कंपनी। कौन होती है, इशूइंग कंपनी। जब हम फर्स्ट टाइम शेयर्स क्या कर रहे होंगे, इशू कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे तो किसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, इशूइंग कंपनी का भी होगा। बाकी सेकेंडरी मार्केट में किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तीन पार्टीज का, डिपॉजिटरी का, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का और इन्वेस्टर का। हाँ बोलो। प्राइमरी में तो चार का रहेगा, प्राइमरी में तो चार का रहेगा, और किसमें, सेकेंडरी में तीन का रहेगा। ओवरऑल कितनी पार्टीज होती है, चार होती है। भाई जो डीमेट खाता मेंटेन करता है, जिसके थ्रू हम क्या कराते हैं, डीलिंग करते हैं, वो डीपी हो गया। हम खुद कौन है, इन्वेस्टर है, जिस कंपनी के शेयर है वो इशूइंग कंपनी है। वो कौन है, इशूइंग कंपनी। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। द फॉलोइंग आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डिपॉजिटरी सर्विस। फर्स्ट वन इज डिपॉजिटरी। अरे बता तो दिया गाला, अभी तो बताया बहुत से ऊपर। डिपॉजिटरी कौन होता है, कौन होता है डिपॉजिटरी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सिक्योरिटीज होल्ड करके रखता है। किसकी सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज। किस फॉर्म में रखता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। किसकी रिक्वेस्ट पे रखता है, इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट पे रखता है। बात खत्म। हाँ बोलो ना, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब डीपी देख लो, कौन देख लो, ये कल भी बताया था मैंने आपको, एजेंट होता है ना, ये ब्रोकर होता है। कौन होता है, जिसके थ्रू अपन लोग क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट। ये कौन होता है, एजेंट होता है किसका, डिपॉजिटरी का। ही फंक्शंस एज अ मीडिएटर। ये किसका काम करता है, बिचौलिए का काम करता है बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर को और डिपॉजिटरी को मिलाने का काम करता है। ठीक है ना, बिल्कुल उनके बीच की कड़ी है। ही ओपन्स द अकाउंट। ये खाता खुलता किसके पास है, डिपॉजिटरी के पास, लेकिन खुलवाने में हेल्प कौन करता है, पार्टिसिपेंट। तो कह रहा है ही ओपन्स द अकाउंट एंड मेंटेन द सिक्योरिटी अकाउंट बैलेंस। नहीं समझा नमन भैया, यार दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो, ये तो कंफ्यूजन हो गया। चलो ये भी समझा अपने को, ही ओपन्स द अकाउंट, वो क्या खुलवाता है, खाता खुलवाता है, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। एंड मेंटेन्स द सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस। ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस मेंटेन करता है। अच्छा, तो फिर डिपॉजिटरी क्या करता है, डिपॉजिटरी खाता मेंटेन करता है, और जो खाते का रिकॉर्ड है वो रिफ्लेक्ट कौन करता है तुम्हें, डीपी। अरे भाई ब्रोकर, वो आप स्टॉक्स में तो जाके देखोगे ना कि मेरे खाते में कितने शेयर्स है, किस भाव के है, कब मैंने खरीदे थे, ये सारी जानकारी आपको कहां पे मिलेगी, वो जो डीपी ने जो प्लेटफॉर्म बना के दिया है आपको। समझा क्या आपको, ये डिपॉजिटरी नहीं बताएगा, डिपॉजिटरी इन सारी चीजों को मेंटेन कर रहा है। डिपॉजिटरी किसको बताता है, डीपी को, और डीपी किसे बताता है, तुम्हें बताता है, इन्वेस्टर को। समझा क्या। तो ये जो डीपी होता है वो खाता खुलवाने में हेल्प करता है, और सिक्योरिटी अकाउंट को मेंटेन नहीं करता, सिक्योरिटी अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करता है कि कितना कितना बैलेंस है, कितने कितने शेयर्स है। अकाउंट को तो वही डिपॉजिटरी मेंटेन करता है, पता होना चाहिए बच्चों को, इसमें कंफ्यूजन रहती है। ऑफ द इन्वेस्टर एंड कन्वे देम द स्टेटस ऑफ देयर होल्डिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये तो कल भी हो गई थी ये बात, कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम तुम्हारे जो अकाउंट है, तुम्हारा जो डीमेट अकाउंट है उसका स्टेटस है तुम्हें कन्वे करता है। टाइम टू टाइम क्या, जिस टाइम चाहो उस टाइम देख लो तुम खोल के, तुम्हारे खाते का क्या स्टेटस है, कितने शेयर्स पड़े हुए, कितनी क्वांटिटी पड़ी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सारी चीजें तुमको पता चल जाएगी जब चाहो।
फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक आर ऑफरिंग सर्विसेज एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये जो बैंक होते हैं ये भी किसका काम करते हैं? डीपी का काम करते हैं। एचडीएफसी बैंक मतलब इस तरह के कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करते हैं? डीपी की सर्विसेज ऑफर करते हैं, ब्रोकर का काम करते हैं। क्या करते हैं? ब्रोकर का काम करते हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हो। बस ये सब ब्रोकर होते हैं। क्या होते हैं? सब ब्रोकर होते हैं। ये डायरेक्टली मतलब ऐसे इनका जरूरी नहीं है कि डिपॉजिटरी से क्या हो, इनका लिंक हो। पहले बड़े कौन होते हैं? ब्रोकर होते हैं, फिर ये उनसे कनेक्टेड होते हैं, सब ब्रोकर। क्या फोन पे ने भी शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके लोग इसमें, जैसे पेटीएम है तो उसमें एसआईपी वगैरह होती है, धीरे धीरे करके लोग और इनमें सर्विसेज अपनी एनहांस कर रहे हैं, जो फिनटेक कंपनीज है। हाँ जी। नेक्स्ट है इशूइंग कंपनी। यार ये समझ लेना, सही बता रहा हूँ, ये बहुत भारी है, वरना समझ में नहीं आएगा तुम्हें। द इशूइंग कंपनी इशूज द सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। आया नहीं ना समझ में? द इशूइंग कंपनी इशूज द सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। नेक्स्ट है इन्वेस्टर, एंड ये उससे भी भारी है। एन इन्वेस्टर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ द इशूइंग कंपनी। इन्वेस्टर इज ऑल्सो नोन एज द बेनिफिशियल ओनर। यार इसमें बहुत टेक्निकलिटी है। नहीं, 2-3 क्लास नहीं, लेकिन 5-10 मिनट तो लगेगी इसको समझाने में। देखो, जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर को बीओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीओ, बेनिफिशियल ओनर। क्यों बोला जाता है इसको बेनिफिशियल ओनर? जैसे आप लोगों ने शेयर परचेज किए, है ना, आप लोगों ने क्या किया? शेयर परचेज किए, तो तुम बेनिफिशियल ओनर। दरअसल होता क्या है, जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स, वो शेयर्स किसके नाम पे इशू होते हैं? डिपॉजिटरी के नाम पे। किसके नाम पे इशू होते हैं? डिपॉजिटरी के। क्योंकि मेंटेन कौन करके रखा है ने, होल्ड कौन करके रखा है? डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी कौन है भारत के अंदर? 2 है, या तो एनएसडीएल या तो सीडीएसएल। लेकिन वो होल्ड वो करके रखा होता है, क्या उसके शेयर है? क्या वो होल्ड वो करके रखा है? डिपॉजिटरी। क्या उसके शेयर है? क्या वो शेयर किसके है? इन्वेस्टर के। अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलने वाला है? इन्वेस्टर को। दैट्स व्हाई इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर। प्राइमरी होल्डर वो हो सकता है कि जिसने वो शेयर्स मेंटेन किए, रखे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन मुझे बताओ अल्टीमेटली वो बिलोंग किसको करते हैं? इन्वेस्टर को, है ना। वो जो अल्टीमेट जो फायदा मिलेगा, फायदा उसे मिलेगा बेच के या खरीद करके, या तुम्हें मिलेगा? तुम्हें मिलेगा, इन्वेस्टर को मिलेगा ना। दैट्स व्हाई इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर जिसको सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होंगे, बेनिफिट जो होगा जिसको होगा वो होता है बेनिफिशियल ओनर। उसको नहीं होगा ना, एनएसडीएल और सीडीएसएल को नहीं होगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है ना? तो इन्वेस्टर को क्या भी बोलते हैं? बीओ बोलते हैं, बेनिफिशियल ओनर। इतनी बात समझ में आती है? वंस अगेन, आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? एक तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट के फायदे क्या होते हैं, फिजिकल में क्या प्रॉब्लम थी, डिपॉजिटरी कौन होता है, डिपॉजिटरी सर्विस क्या होती है, उसके पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, ये हमने देख लिया। बात समझ में आ रही? चलो और देखते हैं। अब ध्यान से देखो, जो मेन काम है डिपॉजिटरी का, वो तो है अकाउंट को क्या करना। कौन से अकाउंट को? करंट अकाउंट को, डीमैट अकाउंट को, या सेविंग अकाउंट को? ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो डिपॉजिटरी होता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि डिपॉजिटरी कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है। अब वो देगा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। बिल्कुल, तो आप कौन सा लगाएंगे इसमें से? डीमैट अकाउंट। अब सुनो, डीमैट अकाउंट मेंटेन करना ऐसा तो है नहीं कि बस खाता खोल के रख लिया, अपने आप सारा कार्यक्रम होता रहेगा, है ना। बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सवाल देखो क्या है, व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। वो कह रहा है कि डिपॉजिटरी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। नमन भैया, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी तो ऊपर देखा था हमने। ऊपर था वो क्वेश्चन था, व्हाट इज डिपॉजिटरी सर्विस। जो मेन उसका काम होता है, मेन काम जो होता है, मेन काम क्या होता है? वो ओनरशिप को ट्रांसफर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। लेकिन और एड ऑन सर्विस भी तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी ना, तो वो ये क्वेश्चन है। अगर वो पूछे व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी, तो आप ये लिखेंगे। अगर वो बोलेंगे व्हाट इज डिपॉजिटरी सर्विस, तो वो लिखेंगे। अभी क्या क्या करवाता है बच्चों, ध्यान से सुनना। फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। ये सर्विसेज डिपॉजिटरी प्रोवाइड कराता है टू द बेनिफिशियल ओनर। किसको? बेनिफिशियल ओनर को। बेनिफिशियल ओनर कौन?
इन्वेस्टर को, बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, किसके थ्रू, डीपी के थ्रू, डिपॉजिटरी बीओ को डीपी के थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड, पहला सबसे पहला और सबसे बेसिक जो है उसका मेन धर्म है, मेन काम है, मेन कर्तव्य उसका पहला, ओपन द डीमैट अकाउंट, वो डीमैट अकाउंट ओपन करता है। नमन भैया तो डीपी करता है, अबे लिखा तो है ऊपर कि ये करता तो कौन करता है, मतलब मेंटेन कौन करता है, डिपॉजिटरी करता है, किसके थ्रू करता है, डीपी के थ्रू, डीपी के थ्रू, वो तो ऊपर लिख ही दिया ना उन्होंने कि ये काम करता है किसके थ्रू, डीपी के थ्रू। तो क्या करने का काम करता है, पहला डीमैट अकाउंट ओपन करने का काम करता है। दूसरा डीमैटेरियलाइजेशन, क्या करता है, डीमैटेरियलाइजेशन करता है। कैसे करता है डीमैटेरियलाइजेशन, ये समझ, पहले होता क्या है डीमैटेरियलाइजेशन, देखो आज मेरे पास, माने वैसे है नहीं, फालतू का बेफालतू का एग्जांपल दे रहा हूँ आज के टाइम पे, कि मेरे पास शेयर्स रखे हुए हैं फिजिकल फॉर्म में, ऐसा मान लो, चलो छोड़ो जान दो, थोड़ा इसे और प्रैक्टिकल बना के देता हूँ। माने मेरे फॉर फादर के शेयर्स थे, उन्होंने कभी तो अपनी जिंदगी में 1995 में क्या कर रहे थे, शेयर परचेज करे थे। अब बेचारे वो तो चले गए, ठीक है ना, अब उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं हमारे पास क्या भी रखे हैं, शेयर्स रखे हुए। एक दिन ऐसे ही मैं कोई एक संदूक सा रखा था फालतू का, मैंने सोचा चलो ये फालतू की भीड़ कर रहा है, इसे बेचते हैं। अब उसमें निकले शेयर के सर्टिफिकेट, क्या निकले, वो बात अलग है, चूहों ने खराब नहीं करे जब तक, ठीक है ना, तो शेयर के सर्टिफिकेट निकले। अब मैं बोलूँ इन्हें क्या करूं भाई, शेयर का सर्टिफिकेट, आजकल तो मैं तो किस में डील करता हूँ, मैं क्या सारी जनता किस में डील करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करती है। अब यार इनका फायदा, ये तो यार बड़ा अच्छा हुआ है ना, 5-4 करोड़ की प्रॉपर्टी हाथ लग गई, ठीक है ना, बात समझ नहीं, यार पति नहीं। हाँ जी, वो कह रहा है सर्दी आ रही है हाथ जला रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें 500,000 रुपए की लकड़ी खरीद के दे दूंगा, लेकिन मुझे फिलहाल मेरे प्रोसेस करने दो, वो समझाने दो, क्योंकि 5 करोड़ का माल ऐसे ही वो तुम, वो 5 मिनट में उसके हाथ से खो गया। हाँ जी, सुनो, तो हुआ यूं, मैंने डीपी को बात की, किसको बात की, डीपी को, डीपी ने बोला कोई टेंशन नहीं है, ये फिजिकल फॉर्म वाले जो सर्टिफिकेट है ना, इनको हम किस में कन्वर्ट करा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा देंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन। हाँ, होता है, मैं तभी तो मैंने वैसे एग्जांपल बना के दिया। देखो जो नया बंदा आ रहा है वो तो सब किस में डील करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करेगा। लेकिन अगर अब माने डिपॉजिटरी का मेन काम था क्या, डीमैट अकाउंट ओपन करना और वो डीमैट अकाउंट को मेंटेन करना, हाँ बोलो ना। लेकिन अब बताओ बेचारे किसकी क्या गलती है, जिनने शेयर सर्टिफिकेट रखे थे पहले, अब वो तो चल बसे बेचारे, ठीक है ना। अभी क्या है ना, अब ये ऐसे कोई ना नुकसान होने देंगे, तो भाई इन्हें कन्वर्ट कराने पड़ेंगे ना, क्या कराने पड़ेंगे, कन्वर्ट कराने पड़ेंगे किसमें, ई फॉर्म में, ताकि हम इनमें क्या कर सके, ट्रेड कर सके। तो जब हम फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, तो उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू कराते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। देखो, तो ये अच्छा, ये काम कौन ही कराएगा, डीपी कराएगा, लेकिन करेगा कौन ये काम, डिपॉजिटरी करेगा भाई। अब माने डिपॉजिटरी कह रहा नहीं हम तो बस खाता मेंटेन करते, साले हमारे पास सर्टिफिकेट, हम क्या करेंगे, हम कैसे डील करेंगे, ये काम भी तो तुम्हारा ही है, तो तुम्हें ये सर्विस भी तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। तो कह रहे हैं दैट इज कन्वर्टिंग फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं। इसके अगला थोड़ा वाहियात कॉन्सेप्ट है, रीमैटेरियलाइजेशन। एक बच्चा रो पड़ा, मेरे को तो वापस से शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, किसमें, फिजिकल फॉर्म में, किसमें चाहिए, फिजिकल फॉर्म में। तो क्या तुझे फिजिकल फॉर्म में लेने में इतना यार तुझे मस्ती है इतनी। हाँ जी, रीमैटेरियलाइजेशन, वन से, अरे जिंदगी में चलता डीमैटेरियलाइजेशन, ये उधर किस पे तुला पड़ा है, मतलब वापस से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को किस में कन्वर्ट करने में लगा पड़ा है, थोड़ा वाहियात काम है ना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता, किसी एक्सेप्शनल केस में होता होगा तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं होता। हाँ जी, नहीं कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि जहाँ पे रीमैटेरियलाइजेशन कराने की जरूरत हो, ठीक है ना, वैसे जरूरत ज्यादा है नहीं। दैट इज reconverting securities held in electronic form back in the physical certificate, इलेक्ट्रॉनिक को वापस से फिजिकल सर्टिफिकेट में अगर कन्वर्ट कराना तो वो डीमैटेरियलाइजेशन से होता है। हाँ बोलो, तो मैंने क्या बोला, तो आंसर क्या है, तो फिर डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है, हाँ, अब ऐसे कंफ्यूज तो नहीं होने के, फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कराना तो डीमैटेरियलाइजेशन, मतलब अरे डीमैट में लाना है ना तो डीमैटेरियलाइजेशन, और डीमैट से वापस से कहां पे जाना है,
तो जब कोई काम दोबारा करते तो उसे री बोलते, क्या बोलते हैं? री। तो मैटेरियलाइजेशन, वो मटेरियल में लेके आओ, उसे फिजिकल फॉर्म में लेके आओ, रीमैटेरियलाइजेशन। नेक्स्ट है मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटीज। ये क्या भी करता है? रिकॉर्ड। ओ नमन भैया, ये तो डीपी मेंटेन कर, अच्छा डीपी को अपने आप पता पड़ जाएगा? डीपी अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना मैंने, डीपी को अपने आप पता पड़ जाएगा? क्या बताएगा तो कौन ही, यही तो बताएगा। और मेंटेन करेगा तो ही तो बताएगा। कह रहे कि हम, वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमें, हम क्योंकि सीधा किस, अरे ये बिल्कुल ऐसे मान के चलो जैसे हमारी भी ऐसे डील नहीं करते ना सीधा, तो ऐसे ही तो है। हम वो ब्रोकर से डील कर रहे हैं, ब्रोकर किससे डील कर रहा है, माने डीपी किससे डील कर रहा है? डिपॉजिटरीज। तो कह रहे हैं कि मेंटेन करता है रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, हेल्ड बाय बेनिफिशियल ओनर, जो किसने रखी है? बेनिफिशियल ओनर ने रखी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नेक्स्ट है, ये सेटलमेंट कराने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? एक खाते से डेबिट, दूसरे में क्रेडिट, ये काम भी यही करता है। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड बाय डिलीवरी और रिसीट ऑफ सिक्योरिटीज, डिलीवर करके या खाते में, मतलब इधर से एक जगह से रिसीट, एक जगह रिसीट होगी और एक जगह क्या होगा? डिलीवरी होगी। तो कह रहे हैं फ्रॉम और इन द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर के खाते में से या खाते में सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना, ये काम भी किसका है? यानी कि फाइनली क्या कराना? सेटलमेंट कराना, ये काम किसका है? डिपॉजिटरी का है। नेक्स्ट है बच्चों, प्लेजिंग ऑफ डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटेटिंग लोन्स अगेंस्ट शेयर्स। होता क्या है, आज मेरे पास शेयर्स है, क्या है? शेयर्स है, और मुझे लोन चाहिए, क्या चाहिए? तो अब मेरे पास शेयर से अलग कुछ नहीं है, ठीक है ना? बैंक ने बोला मेरे को कि भाई साहब कुछ तो गिरवी रखवाना पड़ेगा। मैंने बोला भाई साहब मेरे पास तो शेयर्स है, कह रहे चलेगा, ठीक है ना? शेयर्स को भी गिरवी रखवाया जा सकता है, शेयर्स को भी प्लेज करवाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? उधर ही ब्रोकर ही ऑप्शन देता है उधर कि इन शेयर्स को प्लेज करके आप क्या कर सकते हो। अच्छा, मैं क्यों करवाना चाहता हूँ नमन भैया? जब तुम्हें इतनी फालतू का, जब तुम्हारे पास इतना टाइम है तो एक काम करो ना, शेयर्स बेच ही दो ना, तो पैसा रहता है। आज तो हमने शेयर खरीदे हैं और सस्ते भाव में खरीदे हैं, हमें पता है कि अगले 6 महीने में 50% की रिटर्न देने वाला, 20% की रिटर्न देने वाला है, यस और नो? तो वो पैसा कमाएंगे, हम क्या कमाएंगे? बेच दिया तो आज वो कमा नहीं पाएंगे। तो एक काम करो, बैंक से, ये तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो गया ना, बैंक से क्या ले लो? लोन ले लो सस्ता। अब वो तो इंटरेस्ट है जो आएगा वो टैक्स भी सेव करेगा। और किसको गिरवी रखवा दो? शेयर्स को प्लेज करवा दो, गिरवी रखवा दो। अब बैंक को वो इंटरेस्ट देते रहेंगे, माने बैंक का इंटरेस्ट रहा 12% और हमारे हमारे को कमाने मौका मिला कितना? 20%। तो ठीक है, बेच के तो नुकसान हो जाता, अभी वो 8 के 8% फायदा हो जाएगा बाहर के बाहर। बात समझ में आ रही है ना? तो शेयर्स को अगर गिरवी रखवाना है तो गिरवी रखवाने का काम भी कौन करता है? डीपी करेगा, लेकिन एक्चुअल में कौन देता है सर्विस? डीपी, वो सॉरी, वो देगा डिपॉजिटरी। कौन देगा? डिपॉजिट। डीपी तुम्हारी इसमें क्या करेगा? हेल्प करेगा, लेकिन सर्विस तो सारी कौन ही प्रोवाइड कराएगा? डिपॉजिटरी, ठीक है ना? और डीपी आपकी क्या करेगा? हेल्प करेगा ये सर्विसेज को अवेल करने में। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये जो प्लेजिंग होती है डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटी, तो तुम बोलोगे कैसे करेगा? अरे बेटा, मान ले तुमने प्लेज करा दे कोई शेयर्स अपने, है ना? तो ऐसा कोई ना, वो शेयर्स को फ्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माने अगर माने अगर तुमने, अगर डिपॉजिटरी ने वैसे छोड़ दिए, तुमने तो शेयर्स प्लेज करवाए, अब बैंक से लोन ले लिया, अगर हमने गिरवी रखवा दिया, अब वो शेयर्स क्या नहीं हुए? फ्रीज नहीं हुए, तुमने शेयर्स बेच दिए ऐसे कोई ना होगा, बताओ, ठीक है ना? वो शेयर्स को फ्रीज करना पड़ेगा ताकि वो उनमें क्या ना हो सके? ट्रेडिंग ना हो सके। तो वो प्लेजिंग का काम करता है कौन? डिपॉजिटरी। और फिर मैंने आपको लगे हाथ अगले वाला भी समझा दिया, फ्रीजिंग ऑफ द डीमैट अकाउंट फॉर डेबिट और क्रेडिट और बोथ। माने मार्केट में भैया देखो, फिजिकल में जो प्रॉब्लम थी, डीमैट ने उन प्रॉब्लम को क्या किया? ए बच्चों, इधर देखो ना एक बार, हाँ जी, जो फिजिकल में प्रॉब्लम थी, डीमैट ने उन प्रॉब्लम को क्या कर दिया? लेकिन डीमैट की अपनी भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब कौन है? पहले तो चलो चोर थे, अब पढ़े लिखे चोर है। तुम्हारा डीमैट अकाउंट हैक कर लिया, तुम्हारा डेटा, तुम्हारे डिवाइस में वो वायरस आ गया, ठीक है ना? तुम्हारा डेटा चला गया, हाँ जी, तुम्हारा डेटा चला गया, समझा क्या? जब आप ट्रेड कर रहे थे, वो बीच में ही किसी ने क्या कर लिया? ट्रांजेक्शन को कैप्चर कर लिया और डिटेल्स ले ली, समझा क्या? अब तुम्हारे खाते में से, तुम्हारे डीमैट में से शेयर्स निकलते निकलते जा रहे हैं, ठीक है ना?
अब तुम्हें क्या कराना है, फ्रीज कराना है खाते को। क्या कराना है, खाते को ही फ्रीज कराना है। कह रहे जी खाता ही जाम कर दो, स्टैग्नेट कर दो, खाते को बिल्कुल रोक दो, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये काम भी कौन करेगा भाई, जिनने जिसके पास खाता खुला है वो वही तो करेगा ये काम। माने बैंक में से मेरा पैसा निकलता जा रहा है, तो बैंक को ही तो जाके बोलूंगा मैं, भाई मेरे खाते को क्या कर दो, फ्रीज कर दो, इसमें तो एक भी पैसा इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी इश्यूज लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, तो वही तो बोल रहे। अच्छा, एक बार फ्रीज कर दिया, अब चीजें सॉर्ट आउट हो गई। अब मेरे को क्या कराना है, उसे फ्री कराना है खाते को। जो फ्रीज करके रखा था ना, तो उसे क्या करना है, फ्री करना है। तो ये भी काम कौन करेगा, डिपॉजिटरी करेगा। माने अगर तुम्हें फ्रीज कराना है या डी फ्रीज कराना है, तो ये सब काम कौन करेगा, डिपॉजिटरी करेगा। कह रहे कि फ्रीजिंग ऑफ द डीमेट अकाउंट, अगर आपको फ्रीज कराना है, खाली डेबिट के लिए भी कराना हो सकता है कि निकले ना इसमें से शेयर, खाली क्रेडिट के लिए भी कराना हो सकता है कि आए ना इसमें शेयर, और दोनों के लिए भी करा सकते हो आप, और बोथ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो होगा वो अपने रिस्क पे करना। और फ्रीज करा लोगे तो बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब फ्रीज हो गया, फिर तो अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर तो उनकी प्रॉब्लम है। तो बस ऐसे ही यहाँ पे, तो देखो ये सब जनरल काम है बच्चों, आप देख लो। यहाँ पे कपल कपल में देख लो इन टॉपिक को। सबसे मेन काम पहला डीमेट खाता खुलवाते हैं। एक कपल हो गया, डीमेटलाइजेशन करने का काम करता है, रीमेटलाइजेशन करने का काम करता है। फिर इधर आ जाओ, सबसे नीचे में आ जाओ, सबसे नीचे वाले दो पॉइंट देखो। प्लेज करने का काम करता है और फ्रीज करने का काम करता है, ये एक कपल में हो गया। अब ये बीच के दो पॉइंट और देख लो, रिकॉर्ड मेंटेन करता है और सेटलमेंट। सेटलमेंट करके ऐसे समझो से सेटलमेंट करके ही तो क्या करेगा, रिकॉर्ड अपडेट अप टू डेट रखेगा। तो दो मतलब तीन कपल हो गए और एक मेन काम हो गया। ये सर्विसेज कौन देता है, डिपॉजिटरी। मेन काम बोलो क्या होता है, खाता खोलता है डीमेट खाता, एक बात डीमेटलाइजेशन करता है, रीमेटलाइजेशन करता है, एक कपल हो गया। दूसरा फ्रीज करता है और प्लेज करता है, एक चीज हो गई। और फिर लास्ट वाला है, एक एक और बताओ, सेटलमेंट करता है, और सेटलमेंट करने के बाद जो बैलेंस है उसे क्या करता है, अपडेट करता है। बात खत्म, ये काम है, बताओ किसके, बोलो ना, डीपी के क्या डिपॉजिटरी के। और डिपॉजिटरी काम ये सर्विसेज देता किसके थ्रू है, डीपी के थ्रू, क्योंकि डीपी ही तो वो खिड़की है जिसके थ्रू हम डिपॉजिटरी तक पहुंच पाएंगे। यस और नो, हाँ जी। अच्छा, अब ये सवाल वैसे तो कोई बताने की बात नहीं है, मैं बता ही चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे आप। सवाल है, हाउ द डिपॉजिटरी सिस्टम इज पैरेलल टू द बैंकिंग सिस्टम। जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो बैंकिंग सिस्टम के जैसा कैसे है, ये आपको क्या करना है, बताना है। बताओ कैसे बताओगे। जिस प्रकार बैंक बैंक अकाउंट मेंटेन करता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, इसी प्रकार डिपॉजिटरी भी अकाउंट मेंटेन करता है, लेकिन वो वाले अकाउंट नहीं, डीमैट अकाउंट मेंटेन करता है। तो ये किसके माफिक हुआ, किसके जैसा हुआ, डिपॉजिटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैंक के माफिक हुआ। बस इसमें हम मनी में डील नहीं करते, यहाँ पे शेयर्स में डील करते, तो उसके पैरेलल है, उसके माफिक है, एक पैरेलल सिस्टम है बैंकिंग के जैसा। तो देखो बस यही सवाल है, द डिपॉजिटरी सिस्टम इज पैरेलल टू द बैंकिंग सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल होता है। अब बैंक होल्ड कैश इन अकाउंट्स, बैंक तो क्या होल्ड करता है, whereas a depository holds shares in account for its clients। जबकि डिपॉजिटरी क्या करता है, शेयर्स रखता है अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, किसके जो किसने खुलवाया है, इन्वेस्टर ने खुलवाया है, या जिसको हम बेनिफिशियल ओनर बोल सकते हैं, उसको क्लाइंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लाइंट भी बोल सकते हैं। अब बैंक ट्रांसफर कैश बिटवीन अकाउंट, बैंक तो क्या करता है, एक खाते से दूसरे खाते में अमाउंट ट्रांसफर करता है, कैश ट्रांसफर करता है। whereas a depository transfer shares between account, जबकि डिपॉजिटरी क्या करता है, शेयर्स ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है, इन बोथ सिस्टम द ट्रांसफर ऑफ कैश एंड शेयर्स टेक प्लेस विदाउट द फिजिकल हैंडलिंग ऑफ कैश और शेयर्स। कह रहे दोनों ही सिस्टम में जो ट्रांसफर होता है अमाउंट का या शेयर का, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, किस में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। किस में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। भाई अगर मैं यूपीआई कर रहा हूँ या एनईएफटी कर रहा हूँ, आरटीजीएस कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहा हूँ। शेयर्स भी अगर सेल और बाय कर रहा हूँ डिपॉजिटरी के साथ,
मतलब डिपॉजिटरी जो मेंटेन करके रखा है, मैं अगर किसी इन्वेस्टर के साथ डीलिंग कर रहा हूँ तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट है सिमिलरली बोथ द बैंक्स एंड द डिपॉजिटरी आर अकाउंटेबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ कैश एंड शेयर्स रेस्पेक्टिवली। कल चल के ये डिपॉजिटरी ये बोल रहे हैं हाय हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, छाती पीटने लगे ठीक है ना, कि गया सब कुछ गया, ठीक है ना, सब खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, ऐसे कोई ना होगा। अरे जनता की इतनी इन्वेस्टमेंट है भाई, जितना भी बिजनेस हो रहा है तुम समझो यार, भारत में जितना भी बिजनेस हो रहा है वो सब किसके थ्रू हो रहा है, जितना भी स्टॉक मार्केट पे जो बिजनेस हो रहा है वो बस दो ही तो कंपनी है भाई, इनके खुद के भी क्या है, शेयर्स है। समझा क्या आपको? एनएसडीएल के, आई थिंक एनएसडीएल के बारे में शायद एनएसडीएल के मेरे पास नहीं है तो इसके लिए मैं बोल नहीं सकता, सीडीएसएल के है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये दो कंपनी है, जितना भी शेयर मार्केट का जो बिजनेस हो रहा है वो सब इनके थ्रू हो रहा है। तुम देखो भाई कितना जनता के घर चल रहे हैं इनसे, माने कल चल के छाती पीटने लगे, गया भाई, लुट गया सब, कुछ नहीं रहा हमारे पास, तो भाई बर्बाद हो जाएंगे लोग। समझा क्या? बिल्कुल कुछ रहेगा ही नहीं, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि दोनों ही ऐसे ही, अगर बैंक बैंक बोलने लगे गया पैसा, चलो टाटा बाय बाय, अब घर जाओ, गंदे बच्चे ऐसे नहीं करते, ठीक है ना इधर, तो भाई ऐसे कोई ना होगा यार। वो कह रहे हैं कि बोथ द बैंक एंड द डिपॉजिटरी, चाहे बैंक हो चाहे डिपॉजिटरी हो, ये अकाउंटेबल, भाई इनको जवाब देना पड़ेगा, है ना, अकाउंटेबल है फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ कैश। किसके लिए? कैश की सेफ कस्टडी के लिए ये अकाउंटेबल होते हैं। और अच्छा, कैश के लिए तो कौन होगा अकाउंटेबल? बैंक। और शेयर्स के लिए कौन होगा? डिपॉजिटरी। डीमैट नहीं, डिपॉजिटरी। समझा क्या? अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं कि बैंक को अगर कैश भी रखना तो ऐसे रख देते हैं बेटा, प्रॉपर वो वॉल्ट सिस्टम होता है। क्या होता है? बैंक वॉल्ट होता है, तुमने देखा बहुत भारी सी तिजोरी होती है, बहुत बड़ी सी, जिसमें इतना मोटा तो उसमें गेट लगा होता है। पहले उसके अंदर पहले क्या लगा होता है? पहले तो ग्रिल के गेट लगे हुए होते हैं, ग्रिल समझते हो आप? हाँ, चैनल लगा होता है। उसके बाहर वो इतनी मतलब गोदरेज की अलमारी आती है, बाकी दूसरी कंपनी की भी आती होगी, इतना मोटा तो उसका वो मतलब विड्थ में बता रहा हूँ गेट रहता है, जिसमें इसमें प्रॉपर क्या रहता है, उसमें पूरी टेक्नोलॉजी इनबिल्ट रहती है कि अगर किसी ने उसमें हीट देने की कोशिश की, कोई उसे पिघला रहा है, ऐसे वेल्ड का वो लगा है, तो करते हैं ना वो पिघलाते हैं, वो उसमें सेंसर रहते हैं, हूटर सायरन बजा देगा वो इधर। समझा क्या? कोई उसे काटने की कोशिश कर रहा है लोग को, अच्छा लोग भी क्या रहते हैं उसमें, न्यूमेरिक लोग रहते हैं, जो वो रहते हैं, डबल लोग सिस्टम रहता है नंबर वाला, जो अटैची में देखो तुमने, वो छपरी सा रहता है, अटैची में थोड़ा छपरी सा रहता है। हाँ वो देखो ये, अरे है तो सोनी जी बताएंगे हमारे यहाँ। क्यों सोनी जी, तिजोरी में बताओ, तिजोरी में क्या सिस्टम हो, ऐसे होता नहीं है, डबल नंबरिंग इसमें लोग रहता है। हाँ हाँ, चाबी भी वो इतनी बहुत जबरदस्त होती है और वो लोग भी पूरा जबरदस्त होता है। अब तुम देखो कि तुमने इतनी सिक्योरिटी करके रखी है, तो बैंक को तो जनता को जवाब देना है भाई। समझे क्या? तुम्हें तो किसी को फिर भी जवाब नहीं देना, तुम तो चलो माने उसकी भी नींद खुल गई। हाँ जी, पैसों की बात होती ना तो किसी की भी नींद खुल जाए। तुम्हें तो किसी को जवाब नहीं देना, फिर भी तुमने इतनी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखी है, माने अगर बाई चांस 19-20 हुआ वो कह रहा है, बाई चांस 19-20 हुआ तो अपने आप को ही संभालना पड़ेगा। बैंक को तो देखो आके लोग क्या क्या बोलेंगे। समझा क्या? बिल्कुल। तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ। अब वो तो देखो वही जाने। वो कह रहे हैं कि सुनो, बैंक को किसकी कस्टडी करनी पड़ेगी, सेफ कस्टडी कैश की, और डिपॉजिटरी को किसकी, शेयर्स की। ठीक है ना? ऐसे नहीं कह रहे कि ओ भाई अभी तो यहीं पे थी इलेक्ट्रॉनिक एंट्री तो सब खत्म हो गया, वायरस आ गया, कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना? प्रॉपर सिस्टम इन बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये किसके माफिक होता है? डिपॉजिटरी सिस्टम, बोलो ना। हाँ, बैंक सिस्टम के, जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसके माफिक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चों, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। नमन भैया ये क्या है? अरे वो तो पढ़ा दिया मैंने, डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है। वो कह रहा है इसकी प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोसेस क्या होती है। अब प्रोसेस इससे नहीं समझाऊंगा आपको, समरी नोट्स में मैंने बहुत इसको इजी करके बताया, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, और फिर यहाँ से देख लेंगे।
ये देखो बच्चों, डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस, डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम बैंक में जाते हो, तुम्हें कुछ भी करना है, मतलब कुछ भी क्या मतलब है, डिपॉजिट करना है, विथड्रॉ करना है, एनईएफटी करनी है, आरटीजीएस करनी है, प्रोसेस कहाँ से चालू होती है? कोई तो स्लिप, कोई तो फॉर्म फिल करोगे, तो ये सुन, माने नहीं, बैंक में अगर जाते हो आप, बैंक में अगर जाके कुछ भी करते हो, ठीक है, वैसे अरे वो तो करते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो तो करते हो आप। बिल्कुल अरे जी, भाई साहब मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, आप तो बिल्कुल, है ना, कोई भी बैंक में मतलब कहने का मतलब ये है, कोई भी काम मुंह जबानी तो नहीं होता ना, उठा दियो जी 500 रुपये लेना है हमें, उठा दियो, कह दियो भाई साहब ये उठा दे 500 रुपये, चढ़ा दियो मेरे खाते। ऐसे कोई होगा बताओ? तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब भी बैंक में जाते हो तो वर्बली कुछ नहीं होता है, सब किस में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। किस में होता है? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें शेयर्स को क्या कराना है, ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। कैसे? मतलब फिजिकल फॉर्म को ऑनलाइन में कन्वर्ट कराना है, तो सबसे पहले कोई तो पर्ची भरनी पड़ेगी तुम्हें, चाहे भले ही वो ऑनलाइन भरो, चाहे वो फिजिकल भरो, कोई तो फॉर्म भरना पड़ेगा ना। वेरी गुड। यहाँ पे बच्चों मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है, देखो यहाँ पे नंबरिंग भी डाल के रखी है, तुम देखना पूरा लॉजिकल है। फाइल नहीं, फिल, फिल डीआरएफ एंड सरेंडर फिजिकल सर्टिफिकेट्स। वो कह रहे हैं आपको क्या करना पड़ेगा, डीआरएफ भरना पड़ेगा। व्हाट इज डीआरएफ? डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, नाम से डिफाइंड है। फिजिकल शेयर्स है ना तुम्हारे पास, अब तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या कि हमारे शेयर्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आप डीआरएफ भरेंगे। डीआरएफ बोले तो डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरेंगे, उसमें सारी डिटेल्स देंगे, ठीक है ना। वो फॉर्म भर के और क्या करोगे, सरेंडर कर दोगे अपने क्या, शेयर्स। कौन से शेयर्स भाई? अगर फिजिकल फॉर्म वाले सरेंडर नहीं करोगे, दोगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले कैसे मिलेंगे? तो पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डीआरएफ फिल करना पड़ेगा, और अपने जो फिजिकल शेयर्स है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, उन्हें क्या करने पड़ेगी, सरेंडर करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक बात, दूसरा पॉइंट देखो कहां पे लिखा है। अच्छा ये पार्टी तो समझ में आ रही है आपको, ये तो इन्वेस्टर हो गया, ये डीपी के थ्रू करते हैं हम, और ये कौन हो गया, डिपॉजिटरी। भाई ऐसे तो होता है सर्विसेज, ये डिपॉजिटरी, ये इन्वेस्टर, दोनों को मिलाने का काम कौन करता है, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है ना। अच्छा हमने तो क्या किया बच्चों, फर्स्ट स्टेप में क्या फिल कर दिया, डीआरएफ फिल कर दिया, और अपने सर्टिफिकेट क्या कर दिए, सरेंडर कर दिए, जो फिजिकल सर्टिफिकेट। क्यों जैन साहब, ऐसा ही हुआ ना। अच्छा अब ये काम हमने किसके थ्रू करा होगा, डीपी के थ्रू। भाई फॉर्म भर के किसको दिया होगा, अब डीपी वो फॉर्म अपने पास ही रखेगा, डीपी करेगा, डीपी हेल्प कर रहा है, एक्चुअल में सारी प्रोसेस कौन करेगा, डिपॉजिटरी करेगा। तो डिपॉजिटरी वो जो इंटीमेट जो हमने वो दिया है उसको, डीआरएफ का जो फॉर्म भर के दिया है, वो अब अपने पास ही रखेगा, किसी को बताएगा, किसको बताएगा, डिपॉजिटरी को बताएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो कौन ही करेगा ये काम। तो देखो दूसरे स्टेप पे क्या लिखा है, ये इंटीमेट करेगा किसको, है ना, डीपी इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरी को कि हे डिपॉजिटरी, हे डिपॉजिटरी, हे डिपॉजिटरी, मेरे पास एक इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट आई है, क्या करने के लिए, फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टेप हो गए, ये फॉर्म भरेगा, फॉर्म भर के डीपी को देगा, डीपी किसको बताएगा, डिपॉजिटरी को बताएगा। तीसरा नंबर देखो क्या होगा, अब ध्यान से सुनो बच्चों, कहां पे कंफर्म नहीं है, वो चौथा नंबर है, तीसरे की बात कर रहे हैं। अभी फर्स्ट स्टेप में दो काम हुए थे, फर्स्ट स्टेप में एक तो डीआरएफ फिल किया था, और एक शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर किए थे, वो दिए थे। अब इनने, डीपी ने जो फॉर्म था, वो फॉर्म का इंटीमेशन तो किसको दिया, लेकिन जो शेयर सर्टिफिकेट थे, अब वो जो शेयर सर्टिफिकेट होते ना बेटा, वो किसको आपको देने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। किसको देने पड़ेंगे, फिजिकल वाले, क्योंकि जो डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी फिजिकल वाले नहीं रखता, वो तो इलेक्ट्रॉनिक वाले रखता है।
कौन से रखता है? तो फिजिकल वाले किसको देने पड़ेंगे? आरओसी को। किसको देने पड़ेंगे? तो उस कंपनी का जिसके हम मतलब जिसके हमने शेयर्स रखे हैं, उस कंपनी की आरओसी, रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसको हमें क्या करने पड़ेंगे? वो सबमिट करने पड़ेंगे। मैं सबमिट कराऊंगा या डीपी कराएगा? मतलब डीपी की तो हेल्प ले रहे हैं हम, डीपी कराएगा। मेरे को क्या पता? समझा क्या आपको बात? वंस अगेन बच्चों, 3 काम बताए मैंने अभी तक आपको। जो इन्वेस्टर है वो डीआरएफ फिल करेगा और साथ में शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करेगा। अब इस फर्स्ट स्टेप में 2 काम हुए। इनमें से जो डीपी है वो एक काम, जो फॉर्म की इंटीमेशन है वो तो किसको देगा? डिपॉजिटरी को देगा कि मेरे पास एक ऐसी रिक्वेस्ट आई है। और जो सर्टिफिकेट थे वो किसको दे देगा? आरओसी को देगा। बात समझ में आ रही है? अब आरओसी के पास सर्टिफिकेट चले गए, फिजिकल सर्टिफिकेट। हाँ बोलो। और डिपॉजिटरी के पास आई है क्या? रिक्वेस्ट। डिपॉजिटरी को कैसे पता चलेगा कि इनने इनने क्या दिए? इनने सर्टिफिकेट आरओसी को दे दिए या नहीं दे दिए? तुम बताओ ना। या तो आरओसी बताएगा या वो पूछेगा। तुम्हें क्या लगता है, आरओसी खुद हो के बताएगा या उसे काम किसका है? ये काम किसका है? डिपॉजिटरी का। भाई ये मस्ती किसको है? डिपॉजिटरी को। तो आरओसी हो के बताएगा, डिपॉजिटरी पूछने जाएगा? डिपॉजिटरी पूछने जाएगा, कंफर्म करेगा कि हे आरओसी, हे आरओसी, हे आरओसी, क्या तुम्हें शेयर के फिजिकल सर्टिफिकेट मिल गए? वो देखो 4th नंबर पे वो क्या करेगा? कंफर्म करेगा। कौन कंफर्म करेगा? डिपॉजिटरी कंफर्म करेगा। किससे? रजिस्ट्रार से। बात समझ में आ रही है? और कंफर्म करके ये आरओसी किसको बताएगा? मतलब ऐसे वो तो कंफर्म करेगा, पूछेगा ना उसको, और फिर वो बताएगा किसको? डिपॉजिटरी को बताएगा। बात समझ में आ रही है? 4 स्टेप हो गए। 5वां स्टेप देखो कहां पे बच्चों? 5वें में क्या होगा? डीमेटेरियलाइजेशन डन। वंस अगेन उनने डीआरएफ भरा, इन्वेस्टर ने डीपी को दे दिया, डीप और साथ में शेयर सर्टिफिकेट क्या किए थे? इन्वेस्टर ने सरेंडर किए थे। इनने फॉर्म का इंटीमेशन तो किसको दिया? डिपॉजिटरी को दिया। और शेयर सर्टिफिकेट किसको दे दिए? आरओसी को दे दिए। ठीक है ना? फिर वो डिपॉजिटरी कंफर्म करेगा किससे? आरओसी से। ठीक है ना? कि भाई तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आ गया क्या? ये क्या कंफर्म करेगा? आरओसी क्या कंफर्म करेगा? तुम्हारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आएगा, क्रॉस कंफर्मेशन होगा। क्या होगा? क्रॉस चेकिंग इसको बोलते हैं। ठीक है ना? जब ये चीज कंफर्म हो जाएगा एक दूसरे से आपस में कंफर्म, ठीक है ना? जब ये कंफर्म होगा तो ये जो क्या है ना इधर, जो ये है डिपॉजिटरी, सॉरी ये जो आरओसी है, आरओसी क्या कर देगा? डीमेटेरियलाइजेशन की जितनी भी प्रोसीडिंग है वो क्या कर देगा? डन कर देगा। क्या कर देगा? डन कर देगा। हाँ। अब इसका नहीं, इसका काम डीपी, मतलब डीपी तो अभी कराएगा, डीपी का काम तो चालू रहेगा। इसका आरओसी का, रजिस्ट्रार का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जब ये डीमेटेरियलाइजेशन इनने अपनी तरफ से प्रोसीडिंग कर दी, प्रोसीडिंग करके किसको बताएगा? डिपॉजिटरी को बताया। रजिस्ट्रार अपडेट एंड इन्फॉर्म टू, रजिस्ट्रार ने अपने यहाँ पे क्या कर दिया? अपडेट कर दिया कि ये सर्टिफिकेट मेरे पास आ चुके हैं, इनका डीमेटेरियलाइजेशन मैं अपने एंड से कर चुका हूँ, उसकी जो प्रोसीडिंग है मैं अपने एंड से कर चुका हूँ। अब ये करके किसको बता देगा? कह रहे मैंने तो कर दिया, मैंने तो अपनी तरफ से क्या कर दिया? काम पूरा कर दिया। अब तू भी क्या कर दे? अपने यहाँ पे अपडेट कर दे। तो ये लिखा देखो 6 नंबर पे क्या लिखा है? रजिस्ट्रार अपडेट। रजिस्ट्रार क्या कर देगा? अपडेट कर देगा और इन्फॉर्म कर देगा किसको? डिपॉजिटरी को। तुम भी बता दो चलो फिर डिपॉजिटरी क्या करेगा? डिपॉजिटरी 7वें नंबर पे अपने यहाँ पे क्या कर देगा? अपडेट कर देगा। और 8वें नंबर पे किसको बताएगा? डीपी को बताएगा। और 9वें नंबर पे डिपॉजिटरी किसको बताएगा? डीपी किसको बताएगा? इन्वेस्टर। सिंपल सी प्रोसेस है। लॉजिकल है कि नहीं है? फालतू की है? बोलो ना, लॉजिकल है कि फालतू है? बिल्कुल लॉजिकल है। वंस अगेन बिना देखे बता सकते हो क्या? 9 स्टेप की प्रोसेस है। हाँ जी बोलो जी। सबसे पहले क्या होगा? इन्वेस्टर डीआरएफ फिल करेगा, शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करेगा। किसको? डीपी को। डीपी फॉर्म का इंटीमेशन डिपॉजिटरी को देगा दूसरे नंबर पे। और फिर तीसरे नंबर पे क्या करेगा? शेयर के जो सर्टिफिकेट है वो आरओसी को देगा, सबमिट करा देगा उसे। ठीक है। फिर आरओसी और वो जो आरओसी है और जो डिपॉजिट है वो आपस में क्या करेंगे? चौथे नंबर पे कंफर्म करेंगे। 5वें नंबर पे क्या कर देगा? आरओसी अपने एंड से प्रोसीडिंग फाइनल कर देगा। और फाइनल करके किसको इन्फॉर्म कर देगा 6 नंबर पे? डिपॉजिटरी को, कि मैंने तो कर दिया, तू तेरा देख ले। है ना? 6 नंबर पर ने इन्फॉर्म कर दिया। 7वें पे वो क्या कर देगा? डिपॉजिटरी क्या कर देगा? अपडेट कर देगा, अपने यहाँ पे भी अपडेट कर देगा। 8वें पे किसको बता देगा? डीपी को बता देगा। फिर 9वें पे डीपी किसको बताएगा? इन्वेस्टर को। बात खत्म। देख लो।
मुझे बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या इस डायग्राम में? नहीं है ना। अब देख लो इसका वो भारी भरकम सा टेक्स्ट देख लो। डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। पहले तो ये देख लो, पहला बुलेट पढ़ो ये क्या होता है, तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। पढ़ो फिर भी। अच्छा अभी आया नहीं क्या? कर दे भाई, एक दो दिन की और बात रह रही है ना। हाथ जोड़ते हम तेरे आगे। हाँ, अब भैया भाव भी क्या चढ़ते, ठीक है ना, पूरे साल साथ दिया, बैंड में आके तो सब ऐसे ही हो जाते हैं। खैर इसने तो फिर भी बहुत साथ दिया। चलो पढ़ो, पहला बुलेट पढ़ो। Dematerialization is a process where securities held by investor in the physical form are cancelled। थोड़ा डिटेल में बता रहा है, खोल खोल के कह रहा है कि डीमेटरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं फिजिकल फॉर्म में, उन्हें तो क्या किया जाता है, कैंसिल। ये कैंसिल कौन करता है? आरओसी करता है। अभी पढ़ा है मैंने अभी आपको, आरओसी करेगा ना कैंसिल, फिजिकल वालों को कैंसिल करेगा, उसमें अपडेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिर इन्फॉर्म कर देगा, फिर वो भी कर देगा डिपॉजिटरी भी। एंड द इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, और इन्वेस्टर को क्या दी जाती है? इलेक्ट्रॉनिक एंट्री दी जाती है, मतलब योर अकाउंट, ऐसे बोला जाए योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है ना, बाय इतने शेयर्स और नंबर, सो दैट द इन्वेस्टर कैन होल्ड इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट, ताकि वो अपने इसको क्या कर सके, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में क्या कर सके, इस नंबर को रख सके। और वो किस अकाउंट में करते, किस अकाउंट में करते हैं बोलो? डीमैट अकाउंट में। किस में करते हैं? मेंटेन कौन करता है इसे? डिपॉजिट। सारी चीजें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? शेयर्स वंस कन्वर्टेड इनटू डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म आर हेल्ड इन अ डीमैट अकाउंट। कह रहे कि एक बार शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें? डीमैट अकाउंट, मतलब डी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसे किस में रखे जाते हैं? डीमैट अकाउंट में। प्रोसीजर क्या होता है डीमैटेरियलाइज करने का फिजिकल सिक्योरिटीज को? द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डीमैटेरियलाइजिंग फिजिकल सिक्योरिटीज इज गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट दिया है। इन्वेस्टर्स फिल डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं डीआरएफ, एंड सरेंडर द फिजिकल सर्टिफिकेट टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर डीमैटेरियलाइजेशन। बोलो क्या इंग्लिश हिंदी क्या करनी है मेरे को कुछ? नेक्स्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंटीमेट्स टू द डिपॉजिटरी रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट, कि हे डिपॉजिटरी मेरे पास एक ऐसी रिक्वेस्ट आई है, ऐसा डीपी बोलेगा डिपॉजिटरी को। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सबमिट। अब वो जो डीपी एजेंट है वो सर्टिफिकेट क्या करेगा? सबमिट करेगा किसको? रजिस्ट्रार को ऑफ इशूइंग कंपनी। जो इशूइंग कंपनी का कौन है? रजिस्ट्रार है, उसको। रजिस्ट्रार क्या करेगा? कंफर्म कर लेगा सारी चीजें, वो मतलब आपस में कंफर्म कर लेंगे डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट को फ्रॉम द डिपॉजिटरी। ये पूछेगा कि तुम्हारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है क्या, वो पूछेगा तुम्हारे पास वो आ गए क्या, सर्टिफिकेट आ गए क्या, फिजिकली मिल गए क्या तुम्हें, ठीक है, ऐसा कंफर्म कर लेंगे आपस में। फिर क्या होगा? डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ द सर्टिफिकेट इज डन बाय द, वो इन्हें तो कैंसिल कर देगा, रजिस्ट्रार फिजिकल वालों को तो क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, और अपने यहां से इलेक्ट्रॉनिक की क्या कर देगा? प्रोसीडिंग फाइनल कर देगा। और फिर किसको बताएगा वो? बोलो ना। डिपॉजिटरी को बताएगा, डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा ना, बोलेगा मैंने तो कर दिया, तू तेरा देख ले अब, ठीक है ना। रजिस्ट्रार अपडेट अकाउंट, रजिस्ट्रार क्या करेगा? अकाउंट को अपडेट करेगा एंड इन्फॉर्म डिपॉजिटरी रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन, कि डीमैटेरियलाइजेशन हो चुका है। डिपॉजिटरी क्या कर देगा? अपडेट कर देगा इट्स अकाउंट, उस जो भी डीमैट अकाउंट जिसकी भी रिक्वेस्ट आई थी उसका अकाउंट अपडेट कर देगा एंड इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और किसको बता देगा? डीपी को बता देगा। फिर फाइनली डीपी क्या करेगा? डीमैट अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर इज अपडेटेड बाय द डिपॉजिटरी, उन्होंने तो कर दिया अपडेट, एंड इंटीमेशन ऑफ सेम इज गिवन टू द इन्वेस्टर थ्रू डीपी। और ये बात किसको बता दी जाएगी फाइनली? इन्वेस्टर को बता दी जाएगी, किसके थ्रू? डीपी के थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के। इतनी बात समझ में आती है? आज के लिए बच्चों इतने रखेंगे। कल एक बेहद खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डी म्यूचुअलाइजेशन, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीमैटेरियलाइजेशन। Sometimes people got confused in dematerialization or demutualization. It is a very good concept, and कल बच्चों इसकी क्या होगी? हाँ, सिलेबस का भी दी एंड होगा और चैप्टर का भी दी एंड होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।
ठीक है जी।